अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी शवाली सदरी वैसली अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली गबिज़नी इल्मा गबिज़नी इल्मा गबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी सवाल समर 2024 का करने जा रहे हैं जी। ये भी बहुत अच्छा सवाल था इस एस्पेक्ट से कि इसमें पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था। और मजे की बात ये है कि विंटर 2023 का जो आखिरी सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 भी, और ये सवाल ऑलमोस्ट डिटो सेम थे, ऑलमोस्ट डिटो सेम थे। तो स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी रही अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग जो है वो क्या कहते हैं करके गए थे। खैर, अभी जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आई कैप का नया सॉफ्टवेयर जो 20 सितंबर को अपलोड हुआ था, 20 सितंबर 2024 को, वो आप लोगों ने कर लिया ओपन? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने अपने पास ओपन कर लिया सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे बंद कर देना चाहिए ताकि मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा, मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कर लेनी है आपसे। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है जी। पहला पेज बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा होता है अक्सर। ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज पे जो है, आप अगर आप देखें तो इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने जो है वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर रखा है, खाली क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। जो पहले पुराने सॉफ्टवेयर पे इस तरह अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं होता था। शायद रीडिंग टाइम में आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना हो तो उसके लिए सिर्फ इसमें क्वेश्चन पेपर, इसमें कोई लिख नहीं सकते, एडिटेबल नहीं है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ रीडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल है पूरा पेपर। ये समर 23 का पेपर भी अब सॉफ्टवेयर पे आ चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, नंबर 4, फोर्थ पेज पे इन्होंने क्या रखा है? फोर्थ पेज पे आप देखें, इन्होंने रखा हुआ है, अल्लाह भला करे, आपके लिए मैथमेटिकल टेबल्स, एनुटी टेबल। और वो लोगों को ये होता है कि यार, एक मिनट, थर्ड पेज पे, थर्ड पेज मिस हो गया मुझसे। थर्ड पेज पे इन्होंने रखा है मैथमेटिकल टेबल, एनुटी टेबल और परपेचुटी एनुटी वगैरह के जो फॉर्मूले हैं वो हैं, वो रखें। इसमें कुछ इरेलीवेंट भी रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने जनरली एक बना लिया है ताकि दूसरे पेपर में भी इस्तेमाल हो जाए। टी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा पहले होता था, चाय स्क्वायर, बायनोमियल कोफिशिएंट, ये एमएफए एक पेपर होता था, मैं पढ़ाता था कैप्सिक्स का। उसमें ये सारा जो है ना, क्या कहते हैं, स्टैट्स के टेबल्स यूज हो रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो आपके काम के ज्यादा नहीं है, आपके काम के जो है एनओटी वाले टेबल्स हैं, जो आप ऑलरेडी जो है वो आपको यूज करने आते हैं। आप चाहें तो वहां से यूज कर लें, आप चाहें तो आप वहां से यूज ना करें, आप कैलकुलेटर यूज कर लें, वो आपकी मर्जी। ये देखें, ये एनओटी के टेबल आ गया है इधर। ठीक है, एनओटी के फैक्टर्स का टेबल आ गया है। ठीक है जी। खैर, तो दिस इज हाउ इट्स देयर। थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, बाकी वैसे कोई चेंज नहीं है सॉफ्टवेयर में। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीखना होगा, लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चन होगा और राइट हैंड साइड पे जो है ना आपके पास सॉल्यूशन करने की जगह होगी। वही एक्सेल है, वही वर्ड है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नज़र नहीं आया। ठीक है, इसी तरह हमें जो है वो क्या कहते हैं सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कि ये जो है वो मुनासिब हो जाए। खैर, तो इस तरह से हमें करना होगा पेपर में। अभी फिलहाल हमारे पास सवाल जो है वो पीडीएफ में अवेलेबल है, तो हमें दूसरी स्क्रीन से निकालना होगा। यहाँ पे मुझे जो फंक्शन है इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा खास तौर पे। नीचे कुछ इन्होंने चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, आई गेस फॉर्मूले वगैरह कुछ थोड़े से ऐड किए हैं इन्होंने। सही है। बट ऊपर जो मेन एरिया है आपका, वो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट सेम है। एक्सेल की थोड़ी बहुत जो है वो फंक्शनलिटी मुझे इंप्रूव होती नजर आ रही है। बाकी हम यूज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं। हमारा कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 5 था आई गेस, मेरे ख्याल से। तो हम 5 पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 5 अलग होगा ऑब्वियसली। शुरू में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था नए सॉफ्टवेयर के बारे में, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि पुराने सवाल तो हमने एक अलग सॉफ्टवेयर से कर लिए तो क्या होगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पुराने सवाल सही किए हमने। बहुत बड़ा कोई चेंज सॉफ्टवेयर में नहीं आया, मेजर चेंज नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर आप लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि यार सॉफ्टवेयर प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ये पेपर समर 2023, मैं याद दिला दूँ आपको, मगर हम अभी समर 2024 सॉल्व कर रहे हैं आई कैप के सॉफ्टवेयर पे। ठीक है जी। चले, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, और सेटिंग इसकी हमें पता है कैसे करनी है। इसको थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं ताकि ये है कि हमारा एरिया बढ़ जाए। अच्छा जी, सवाल पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं हमसे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मार्क का सवाल है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हाउ एसके कैन हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन द यूआर लोन, include a calculation of the effective annual interest cost for each type of hedge. Assume that on 1st January the euro borrowing rate may either increase to 6% और decrease to 2%। 15 मार्क का सवाल है जी। मैं कह रहा हूँ ये रिपीट टेलीकास्ट सवाल था पेपर में, फुल टॉस होता है, आउट ऑफ द पार्क फेंकी जा सकती है इस तरह की अगर कोई चीज आ जाती है पेपर में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम कर लें टुडे इज 1 जनवरी 2024, जो कि नहीं है, मगर मान लें आज 1 जनवरी 2024 है। यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग फॉर एसके टेक्सटाइल लिमिटेड। एसके प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बेस्ड इन लाहौर। एसके मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ क्लोथिंग
Substantial portion of the business is for global clothes retailer that operates in Europe. In November 2023, SK decided to establish a factory plant in France that will be used to supply to European market. थोड़ा सा सिनेरियो बता रहे हैं हमें ये कि हम जो एसके के लिए काम करते हैं और एसके जो एक टेक्सटाइल कंपनी है और एसके ने जो है ना एक प्लांट बनाना है फ्रांस में एक प्लांट लगाना है that will be used to supply the European market. वहां से यूरोपियन मार्केट को बेचने में आसानी होगी. Construction of the new manufacturing plant is already commenced and the final payment of euro 20 million is to be paid to the construction company at the beginning of 2024. अच्छा, आज आप क्या खड़े हैं 1 जनवरी 2024 को और आपको पेमेंट करनी है यूरो 20 मिलियन की जून 2024 में. SK intend to finance the final payment with the new debt finance. The BB Bank in France has already agreed the loan in principle with a fixed rate 2-year euro loan. अब आपको अगर याद हो हम कुछ डेटा बनाते थे. हाँ, डेटा बनाते थे. नाउ क्या है? नाउ नाउ है 1 जनवरी 2024. ठीक है. लोन डेट क्या है? 1 जून 2024. कितने महीने बाद चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे? 5 महीने बाद, 6 महीने बाद? क्या कहते हैं? हाँ जी. कंट्रोल माइनस यूज करके सीरीज साइज कर सकते हैं. फिजिकल पेपर अवेलेबल है. अच्छा, कंट्रोल माइनस करें अगर हम और कंट्रोल प्लस करें. अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ये भी आपने अच्छा बताया, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस. ठीक है, ये देखें स्क्रीन का साइज कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से. और कोई आपको एक्स्ट्रा पता है वहां से तो बताएं जरा. नहीं, हनान 6 महीने नहीं है. एम शकील आप मिसगाइड हो रहे हो. 6 महीने नहीं है. अरसलान ने बिल्कुल सही कहा, 5 महीने. फिजिकल पेपर अवेलेबल होगा जी सेट में, बिल्कुल. हाँ, 5 महीने. मेरी बात समझ आ रही? तो क्या कहते हैं, 5 महीने में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जून के शुरू में है ना. सही है. आफ्टर 5 मंथ्स, क्योंकि इसकी वजह से चेंज हो जाती है ना कहानी. उसके बाद आ जाते हैं जरा. बुलेट्स आ गई है. खैर. अच्छा, अब हम एक काम कर लेते हैं. ये हमें लोन अमाउंट कितना है आफ्टर 2 इयर्स? ठीक है जी. और उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे? एसके इंटेंड टू फाइनेंस द न्यू डेट. 2 साल का लोन है. द बैंक इज अनेबल टू कंफर्म द एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट. इट विल बी बेस्ड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इन जून. द बैंक डिड नॉट कंफर्म द रेट वुड द बैंक डिड कंफर्म द रेट वुड बी 1% अबव द यूरो बोरिंग रेट. तो बोरिंग रेट कितना होगा? 1 मिनट यार, ये क्या हो गया? सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. खैर, ये थोड़ा मसला है कि गलत की दब जाएगी आपसे गलती से. तो सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ का कुछ हो जाएगा यार. अच्छा, चलें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा. सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है. क्या क्या बात हुई? लोन अमाउंट हमने क्या डिसाइड किया था? नाउ जो है वो 1 जनवरी 2024 है. लोन डेट लोन अमाउंट 20 मिलियन है फॉर 2 इयर्स. और लोन रेट है. लोन रेट क्या है जी? 1% अबव द यूरो बोरोइंग रेट. काइबोर जैसे होता है ना, या लाइबोर होता है. वहां पे सोना लिखा हुआ था पिछले दफा जब पेपर में सवाल आया था. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास जो है वो अ, बता रहे हैं हमें कि the board are concerned that in 5 months time when the loan is needed the cost of borrowing will have increased and the SK will be locked into a higher interest rate for duration for the proposed 2-year loan.
अब हेजिंग क्यों की जा रही है? इसीलिए की जाती है, लोन आज नहीं लेना, लोन 5 महीने बाद लेना, मगर उस वक्त लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अगले 2 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसका टाइमलाइन बना लें, याद है टाइमलाइन बनाते थे हम, किसी को याद आ रहा है टाइमलाइन बनती थी? कैसे बनेगी टाइमलाइन? याद है ऐसी कोई टाइमलाइन बनाते थे हम? हम्म। किसी को याद आ रही है बातें? जी। टाइमलाइन कैसे बनेगी? आज क्या है, 1 जनवरी, और लोन कब लेना है आपने? 1 जून। कितने महीने बाद लेना है? 5 मंथ बाद लेना है। ठीक है, ऐसा ही है। और कितने साल का लोन है? 2 इयर्स लोन। एग्री करेंगे? ठीक है। बात समझ आ रही है? 5 महीने बाद लोन लेना है, ये नाव है। लोन डेट है, और 2 इयर्स बाद लोन रिपेमेंट होगी। इंटरेस्ट कितने महीने का पे होगा? याद आ रहा है? टाइमलाइन से काम आसान हो जाता है। हेज डेट, ट्रांजेक्शन डेट, मेच्योरिटी डेट, बहुत अच्छी बात किया है एम शकील। वो हेजिंग किस डेट होगी? ये हेज डेट है। वेरी गुड शकील, बहुत प्यारे। क्लियर है? ये क्या है? ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन लोन लिया जा रहा है। और ये क्या है? लोन रिपेमेंट डेट, लोन एंड डेट। ठीक है, इंटरेस्ट कितने महीने का पे होगा? 5 महीने का या 2 साल का? जवाब दें। इंटरेस्ट कितने महीने का पे होगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट जो है वो 2 सालों का पे होगा, बिल्कुल। हेजिंग कितने महीने के लिए होगी? हेजिंग 5 महीने के लिए होगी। हेजिंग 5 महीने के लिए होगी, मगर जो इंटरेस्ट पे होगा वो 2 सालों के लिए होगा, क्योंकि लोन 2 सालों का है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि द बोर्ड वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ एसके कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एन इंक्रीज इन बोरिंग रेट्स ओवर द 5 मंथ्स। देखें उनको मसला क्या है, हेजिंग कितने महीने की हो रही है। बार बार ये मैं बातें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एंड में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो ये समझ नहीं पाते कि हेज रेट में, ट्रांजेक्शन डेट में, लोन रिपेमेंट डेट में क्या फर्क है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कह रहे हैं 5 महीने में मसला हो सकता है, बोरिंग रेट अगर 5 महीने में बढ़ गया तो जो इस डेट का बोरिंग रेट होगा ना, उस डेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा, इस डेट पे। और इस वक्त तक लग रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, आज शायद इंटरेस्ट कम है, मगर इस डेट पे वो कह रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, इसीलिए वो चाह रहा है कि हेजिंग कर लो 5 महीनों की, ताकि ये कि आपको इस डेट पे जब आपको लोन शुरू करना है तब आपको प्रॉब्लम ना हो। Therefore, you have been asked to demonstrate how SK can protect against increasing interest rate using forward agreements, future and options। तीन आ गए जी, एक आ गया इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड, FRA जिसे कहते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। ठीक है जी, तीन तरह की हेजिंग करनी है, स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर यू हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं जी, पहले कहाँ से स्टार्ट करें? यूरो बोरिंग रेट 4% है, FRA का रेट 5% है। FRA का मतलब आप समझते हैं, इसमें वो वी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है इन्होंने, कहा सिंपल रखते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज यूरो 5 लाख यूरोज कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 3 महीने वाला। और फ्यूचर्स जून में 95.7, ज़्यादा आपको फंसाया नहीं है। फ्यूचर्स का आपको 95.7 एक ही रेट दिया है। जून फ्यूचर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जून के एंड में मेच्योर होगा। सही है, इसने ये नहीं किया कि ज्यादा ज्यादा पे काम कराएं। एज्यूम दैट बेसिस चेंजेस इवनली ओवर टाइम, इवनली चेंज होगी बेसिस, वो भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं की इन्होंने। एंड लास्ट में क्या कह रहे हैं? ओटीसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 95 है, ऑप्शन प्रीमियम कॉल 1.2 पुट 0.6 रिक्वायर्ड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हाउ एसके कैन hedge against interest rate risk on the euro loan, include a calculation of the effective annual interest cost for each type of hedge। assume that on 1st January 2024 the borrowing rate, euro borrowing rate में आइदर इंक्रीज टू 6% और डिक्रीज टू 2%, दोनों पे काम करना है।
6% से बढ़ जा 6% तक हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर 2% तक हो जाएगा यानी कि गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चलें, तो स्टार्ट करें जरा प्लीज। कैसे होगा? जी, सोचें। जी बताएं प्लीज, कैसे करते थे? एफआरए में क्या होता था? गारंटी हो जाती थी। गारंटी हो जाती थी, याद करें। एक टेबल बना लें। हाँ, दोनों केसेस का टेबल बना लें। एक्सेल में भी कर सकते हैं ना सॉल्व। क्या कहते हैं? टेबल से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। रेट इंक्रीज हो गया 6% पे, 6% लिखा हुआ है ना। F2 नहीं चल रहा भाई। F2 अभी भी नहीं चल रहा। नए सॉफ्टवेयर भी F2 नहीं चल रहा। रेट डिक्रीज टू 2%। क्या होगा एफआरए में बताइए? एफआरए में क्या होगा बताइए? फिक्स रेट कितना तय हुआ हुआ है? एफआरए में कितना रेट तय हुआ हुआ है? देखें प्लीज यार, पार्टिसिपेट करें। जी, बिल्कुल सही है। 1% अबव द बोरिंग रेट, ये वो नहीं है, ये एफआरए नहीं है। ये तो लोन का रेट है। एफआरए का रेट कितना है? फिक्स हुआ हुआ है 5%। क्या मतलब हुआ कि इसने 5% गारंटी कर दिया, अगर 5 से रेट बढ़ जाएगा तो हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा ही है। और अगर 5 से रेट कम हो जाएगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा ही है भाई। याद आ रहा है भाई? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? एफआरए का मतलब है एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इससे ऊपर होगा तो सामने वाले का नुकसान है, इससे नीचे होगा तो हमारा नुकसान है। आर वी क्लियर भाई? मुझे चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर लो चंदा। नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या आज आप लोगों ने, लाइव वाले हजरात? जी, ठीक है, चलो बस आगे बढ़ रहे हैं। रैप टैक्स कर लेते हैं इसको। रैप टैक्स है जी, रैप टैक्स है, शुक्र है। अच्छा जी, ये अगर एफ आर ए का रेट है 5%, गौर से सुनिएगा प्लीज यार। एक्चुअल रेट कितना हो गया? 6% हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 2%। अब बताएं क्या होगा? रिसीबल होगा, पेबल होगा हमारे के लिए? रिसीबल है, पेबल है, जरा सोच के बताइए। शाबाश। पहले केस में क्या होगा? रिसीबल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पैसे लेने ना, रेट बढ़ गया। 1%, -3%। ठीक है जी, बात समझ आती है। सही है। अब इसको चाहें तो हम यहाँ पे खत्म भी कर सकते हैं। चाहें तो, चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। कि नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कि हमारी नेट कॉस्ट हो जाएगी कि, अच्छा ए हम चाहें तो इसको खत्म भी कर सकते हैं, सुनिएगा। कि यहीं पे हम करते हैं फिक्स, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं कि हमारा वो क्या है, क्या कहते हैं, रेट क्या है? 1% अबव है ना? ये रहा, 1% अबव द यूरो रेट। ये, तो अगर यूरो रेट जो है 6 हो जाएगा तो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यूरो +1।
कितना हो गया? 6 + 1 7%। 6% +1%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2%। मगर दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसके बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टेबल बनाने से चीजें आसान हो जाती हैं। आप चाहें तो टेबल ना बनाए, डायरेक्ट कर लें। चाहें तो डायरेक्ट कर लेते हैं। वैसे इसमें आंसर सेम ही आता है। आपकी नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? नेट कॉस्ट आपका मतलब पे रिसीबल है 1% का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं पहले लंबे तरीके से कराता हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा इसका। इसका शॉर्टकट ही बता दूंगा आपको मैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आएगा कि ये कितना लोन था? 20 मिलियन का लोन है ना? 20 मिलियन। मिलियन में कितने जीरो आएंगे? 7। 20 मिलियन 7 जीरो आएंगे। इंटू 7%। इंटू 2। 2 सालों का है ना? ठीक है। यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं। 20 मिलियन इंटू, वर्किंग शो कर रहे हैं, 7% टू 2 ईयर्स। ठीक है जी। और रिसीबल कितना हो जाएगा? रिसीबल कितना हो जाएगा? रिसीबल 1% है ना? 1% है। 20 मिलियन इंटू 1%। देख रहे हैं? कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं। 1%। 1% रिसीबल है ना? माइनस में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि पैसे मिलेंगे। रिसीबल स्लैश पेबल। तो ऊपर मैंने रिसीबल को प्लस में लिखा था, और यहाँ मैं रिसीबल को माइनस में लिखूंगा, क्योंकि कॉस्ट को कम करेगा ये। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? मैं चाहूंगा शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं इसका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इसी तरह के हालात हैं। यहाँ पे रेट हो गया 7% की जगह 3%। 3% होगा ना, सॉरी। रेट डिक्रीज हो जाएगा 3 इसलिए क्योंकि 1% अबव द बेस रेट होता है ना। इसकी वर्किंग में 3% आ जाएगा। फिर पेबल हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। पेबल 3% का था, ऊपर नजर आ रहा है। पेमेंट पेबल 3% का था। ये सेम। देख रहे हैं? नेट कॉस्ट सेम आ रही। नेट कॉस्ट सेम आ रही है। अच्छा, इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। मुनासिब करने के लिए हमें क्या करना था? ऐसे करना होगा, फिर ऐसे करना होगा, फिर ऐसे करना होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में टाइम लगता है, खैर। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, याद आ रहा है किसी को? इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। FRA के अंदर इसको कॉपी कर लिया। फिर ये बहुत अच्छी सी फॉर्मेटिंग हो गई है इस बार इनकी। अच्छा, नेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? नेट कॉस्ट इफेक्टिव रेट कैसे निकलता था? इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकाल सकता था मैंने, खामा खाए में खामा खाए तो नहीं कहना चाहिए, आपको समझाने के लिए किया है, लंबा काम। हाँ। हाँ, इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकता हूँ? इफेक्टिव रेट लेट से एक्स है। 2400 दोनों में सेम आ रहा है ना? 2400,000 इज इक्वल 20 मिलियन इंटू एक्स इंटू 2। अब एक्स निकाल लें। एक्स इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। कितना आ रहा है जी? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है? 6% आ रहा है। और ये 6% डायरेक्ट भी निकल सकता था यार।
डायरेक्टली कैसे निकल सकता था? अब पता नहीं एग्जामिनर मार्क्स काटेगा नहीं काटेगा। डायरेक्टली इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट क्या मैं कहता हूँ, 5% फिक्स FRA का रेट प्लस 1% प्रीमियम, 1% रिस्क प्रीमियम। देखो ऐसे भी आ रहे हैं 6%। मैंने इतनी लंबी वर्किंग कराई और आप चाहो तो, पेपर में टाइम नहीं है तो मैं समझता हूं ये काम करके भी आंसर ला सकते हो। नहीं समझे बात को? भाई FRA फिक्स रेट होता है ना। लोन का रेट बढ़ जाए या कम हो जाए आपकी सेहत पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रेट मार्केट में बढ़ गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बट अगर मार्केट में रेट कम हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जेब से देने पड़ेंगे। 3% पे करना होगा, जिसकी वजह से आपका पेबल आ गया, जिसकी वजह से आपकी नेट कॉस्ट दोनों केस में सेम रही। आपने यहां भी निकाला तो 6% आया, और मैं आपको कह रहा हूं पेपर में टाइम ना हो या मार्क्स कम हो किसी सवाल के, तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली। क्या ये डायरेक्ट बात समझ आई है? लंबी वर्किंग मैंने की है ऊपर, मगर क्या आपको मेरा शॉर्टकट समझ आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है शॉर्टकट? भाई बता दे प्लीज यार, चैट के थ्रू, यस और नो। काफी सारे लोग लाइव में हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं चलेगा। मोहम्मद सही है, दैट्स गुड। बाकी लोगों का क्या ख्याल है जी? अरसलान, दैट्स गुड। समझ आई बात कि आप डायरेक्टली ये जो रेट दिया हुआ है 5% का, इसमें डायरेक्ट 1% जो उसका स्प्रेड होता है, इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं, जो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, डायरेक्ट इसमें ऐड करो तो 6 आ जाता है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप चाहो तो फॉलो कर लो अगर पेपर में टाइम नहीं है। मगर बेहतर ये नहीं है, बेहतर ये है कि आप पूरी वर्किंग शो करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है जी। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? गेम समझ आ रही है आपको? मुश्किल बातें तो नहीं हो रही हैं? अच्छा, चलो। नोट करना है नोट कर लो, सॉफ्टवेयर पे भी अपना कर लो यार जरा। ओ भाई, ये सॉफ्टवेयर को क्या हो जाता है? नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो जाओ। ठीक है जी, बात समझ आई। चले, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। चले जी, नोट करना है, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। 2% वाला डायरेक्टली देखें, हनान एक बात समझें। FRA का कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, एट दी एंड ऑफ द डे आपको तो, आपकी सिर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, क्या ख्याल है? देखें, आपने तो, अगर के रेट कम हो जाता है तो आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। एग्री करते हैं? मतलब ये रेट बढ़ने और कम होने से डिपेंडेंट ही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं भी आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एक मिनट यार, मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ कहीं। समर 2024 सोल्यूशन। देखें, बात ये है कि अगर रेट बढ़ जाएगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे, जितने से रेट बढ़ेगा उतना का हमारा रिसीवेबल बढ़ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जितने से रेट कम होगा उतने से हमारा पेबल बढ़ जाएगा। तो एट दी एंड ऑफ डे हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं हमेशा। हमारी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंटरेस्ट रेट के मामले में हमारी सेहत पे कोई आंच ही नहीं आएगी। हनन, बात समझ आ रही है? क्योंकि आप देखो, अगर ये 10% कर दूं मैं, चलो बढ़ा के, तो भी क्या होगा? अगर मैं 10% कर देता हूँ, लेट से एक्चुअल रेट 10% हो जाता है मार्केट में, तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा। वो हमें ज्यादा रिसीवेबल मिल जाएगा, और हमें एट दी एंड कॉस्ट में गारंटीड बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, वही 6% आएगी, वही 6% आएगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 5A हमने कंप्लीट कर लिया, FRA वाला काम हो चुका है हमारा। अब हम जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वाले पे।
अच्छा जी, सेकंड वाला आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। अब इसमें क्या होगा देख लेते हैं, आसान है, और से देखिएगा प्लीज। अच्छा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आपको पता है पहले काम क्या करते हैं हम, याद है? पहले हेज स्ट्रेटेजी लिखते हैं। स्टेप वन याद आ रहा है किसी को? हेज स्ट्रेटेजी क्या होगी? सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। प्लीज देखिए, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी से बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है लेक्चर्स के दौरान जी। क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर? प्लीज देखें, गलत नहीं बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा। चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें वैसे करने की जरूरत नहीं है। जी जल्दी बता दें, सही कह रहे हैं मोहम्मद अरसलान, बाकी लोग भी प्लीज बताए ना यार जो लाइव में है। सेटअप ना, सेटअप लगाना है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सेल नाउ बाय लेटर। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं है सेटअप में क्या आता है? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जून ही होगा ना, तो दिया हुआ है सवाल। नाम भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? चलिए यार थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, सवाल हमें समझ आ चुका है, सवाल तो मुश्किल नहीं है। लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है जी, बात समझ आई। उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें। लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। लोन अमाउंट 20 मिलियन यूरोज है। कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा 5 लाख है मेरे ख्याल से। कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख, ये रहा। लोन पीरियड कितना है हमारा? 2 ईयर्स, 24 मंथ्स। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है वो देखें, 3 मंथ दिया हुआ है शायद। देखें ऐसा ही है। जी देखें, बात समझ आ रही है? तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं, आने दें। आने दें भैया, कितने आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स? 4 8 का 32, 320 कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात नहीं, आने दें। ठीक है, फिर हम स्टेप 3 में क्या करते थे? गेन और लॉस ऑन हेजिंग। ठीक है जी, गेन लॉस ऑन हेजिंग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे याद करें, ऑलरेडी सोल्ड वगैरह ही सारा काम करते थे, उसके लिए अभी बेसिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम कि हम जो है वो एक्सेल को यूज करें। ठीक है जी, एक्सेल को यूज कर लेते हैं अब जरा। अच्छा जी, एक्सेल को कैसे यूज करेंगे ये हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहीं पे वो बना लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या था वो याद करें? एक हम लिखते थे 1 जून। इसको डिलीट ही कर दो ना यार, फ्यूजन कर रहा है क्या कर रहा है, इसके नीचे कर लेते हैं। 1 जून। इस वर्किंग को रहने देना, कभी एग्जामिनर को जरूरत पड़े कभी, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि, मगर इसको रहने दिया कर, ऐसे ही ना। 1 जनवरी 2024 एंड 1 जून 2024। अच्छा, वो यार ये कैसे कहते थे, स्पॉट प्राइस? सही है।
स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, सॉरी बेसिस, याद आ रहा है? हाँ भाई, स्पॉट प्राइस क्या रेट चला था यूरो का? उस दिन यूरो का क्या रेट चला था? फर्स्ट को 4%। 100 - I से लिखते थे, याद करें। थोड़ा सा इन्होंने इंटरफेस चेंज किया है। मेरे ख्याल से पहले वाला ज्यादा बेहतर था, है जो भी है। 100 - 496। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाद में रेट, अच्छा अब अगर रेट बढ़ जाता है, अगर रेट बढ़ जाता है, अभी हम बात करें इफ रेट इंक्रीजेस। 6%। 6% रेट बढ़ गया, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो ये हो जाएगा 100 - 94। ठीक है, बेसिस के अभी फ्यूचर प्राइस क्या चल रही है आज? 95.7। आज 1 जनवरी को फ्यूचर की प्राइस चल रही है 95.7। 1 जनवरी को फ्यूचर की प्राइस चल रही है 95.7। तो बेसिस कितना हो गया? बेसिस माइनस में आ रहा है, 0.3। बेसिस कितना हो गया? 0.3 माइनस। ठीक है। अब ये 1 जून 2024, बताएं कितना बेसिस रहेगा? टोटल बेसिस आ गया आपके पास 0.3, जो कि कितने मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है? 6 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्री करेंगे? अब बोलेंगे नहीं सर 6 नहीं है, ये तो 5 है। टाइमलाइन देखो, आओ जरा, टाइमलाइन देखने का टाइम आ गया है। टाइमलाइन देखने का टाइम आ गया है भाई। ये बताइए, आज हम खड़े हुए कहाँ हैं? 1 जनवरी। देखिएगा गौर से प्लीज। और ये मेच्योर कब होगा? जून फ्यूचर मेच्योर कब होगा? 1 जून को होगा या 30 जून को होगा? 1 जून को होगा या 30 जून को होगा? जवाब दीजिए यार, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए प्लीज। ये मेच्योर कब होगा? एंड कब होगा? एक्सपायर कब होगा? वेनिश कब होगा? जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? हाँ, 30 जून, यानी के 6 महीने बाद। यानी के 6 मंथ बाद ये जीरो होगा। 5 महीने बाद जीरो नहीं होगा, 6 मंथ बाद जीरो होगा। इसका मतलब है ये 6 मंथ्स का हुआ ना बेसिस। अब आपसे सवाल है, क्या कोई रिमेनिंग बेसिस है? एज एट 1 जून क्या कोई बेसिस बचा होगा? 1 जून को, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करनी है, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करनी है, क्या उस दिन कोई बेसिस बचा होगा? जवाब दीजिए। हाँ या ना? हाँ सही कह रहे हैं अरसलान, और लोग ट्राई करेंगे। यस, रिमेनिंग बेसिस, वेरी गुड अनान बाजवा, के आपका 1/6 यानी के 1 मंथ बेसिस बचा होगा। 1 मंथ बेसिस बचा होगा। 1 मंथ बेसिस बचा होगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 30.3 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1/6 से। ये टोटल बेसिस 6 महीनों का था, हमारा बेसिस अब 1 महीने का बाकी है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 0.05। क्या हो गया? 0.05। माइनस में लिखेंगे 0.05। तो क्या आ गया भैया? क्या आ गया भैया? 93.95। अगर रेट बढ़ जाता है, अगर रेट बढ़ जाता है, पहले हम रेट बढ़ने का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपके सामने? ये रेट कम हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लो, इसी को कॉपी कर लो भाई। को चेंज कर लो, इफ रेट डिक्रीजेस। डबल क्लिक करो मैं तो इससे ये एडिटेबल हो रहा है, जैसे एक्सेल में होता है।
ऊपर से जाके मैं फॉर्मूला बार में नहीं जा रहा, वो टाइम लगेगा काफी। तो मैं यहाँ से इस तरह जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे रेट डिक्रीजेस टू 6% नहीं है, रेट डिक्रीजेस टू 2%। यहाँ एक्सेल का सहारा लेंगे, 100 - 6 नहीं है, डबल क्लिक करके कर रहा हूँ। 100 - 2, 98। कहाँ गया? तंग नहीं करो भाई, काम बहुत है। मैं ये 97.95 देख रहे हैं, चेंज हो गया, फ्यूचर प्राइस चेंज हो गई। ठीक है जी, 97.95। रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं जरा फाइनल करने के लिए। ये हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं, इफ रेट इंक्रीज, गेन और लॉस निकाल। अच्छा, गेन और लॉस निकालने जा रहे हैं हम, जो और से देखेगा प्लीज। एक्सेल में और नीचे ले जाने नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं ले जाने दे रहा। वरना कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको और स्पेस चाहिए, आप कंट्रोल माइनस करके भी स्पेस में बढ़ा सकते हैं। मगर उससे ये हो रहा है कि वो फॉन्ट का मसला आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कुछ। ठीक है जी, रेट इंक्रीज टू 6%। रेप टैक्स कर देते हैं। अच्छा, गेन और लॉस हम फ्यूचर्स निकाल लें। जी बताएं क्या होगा। ऑलरेडी सोल्ड यही करते थे, यही लिखते थे। ऑलरेडी सोल्ड ऑन 1 जनवरी, याद आ रहा है? कितने का ऑलरेडी सोल्ड कर दिया, जो सवाल में प्राइस दी हुई है? 95.7। देखो भाई, मतलब मुश्किल नहीं है यार ये सवाल, इसका पासिंग परसेंटेज भी अच्छा था यार। 95.7, 1 जनवरी को आप ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हो ना, सेल नाउ बाय लेटर था ना भाई, सेल नाउ बाय लेटर था ना। बाय लेटर, बाय लेटर ऑन 1 जून। कितना? कितना हमने अभी निकाला ना? 95.7 हो गई नहीं, सॉरी। बाय लेटर 1 जून को क्या हो गई प्राइस, अगर रेट बढ़ जाता है? 93.95। तो गेन है लॉस है? गेन ऑन, फिर लॉस भी आ सकता है। आ सकता है, वैसे अभी गेन है, एग्री करेंगे, अभी गेन है ना? ठीक है जी, तो गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, ये आ रहा है गेन 1.75। और यहाँ पे क्या हो गया था, 97.95 हो गया, जब प्राइस गिरी है तो ये 97.95 हो गया। तो अब क्या आ गया? अब यहाँ पे लॉस। ठीक है जी, मगर ये उसमें आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, अमाउंट में चाहिए। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, ये फॉर 3 मंथ्स है ना? ये पता है ना आपको, ये 3 मंथ्स के लिए होता है। तो अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करते थे, याद करें? दिस इंटू, ये परसेंटेज में, इंटू 20, इंटू कितने, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इंटू कितने कॉन्ट्रैक्ट, 320 कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 3/12। याद है, ये परसेंटेज होता है। किसी को याद आ रही है बात ये भाई? चंदा, ये याद आ रही है बात आपको? भूल गए? ये 1.75 है, गेन फॉर 3 मंथ्स। गेन और लॉस परसेंटेज फॉर 3 मंथ्स।
को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, दिखा देते हैं। 1.75% इंटू 5 लाख इंटू 320 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 3/12। 3/12 क्योंकि 3 मंथ्स का है ना, ये 1.75% पर एनम है, हमेशा परसेंटेज पर एनम होती है ना, हमेशा परसेंटेज पर एनम होती है, ऐसा ही है ना भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, F2 नहीं दबता भाई, 9 लाख का लॉस हो जाएगा। 9 लाख का लॉस हो जाएगा, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। 2.25% में किया इंटू 5 लाख इंटू 320 इंटू दिस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। गेन और लॉस हमने निकाल लिया है, अब इसकी नेट कॉस्ट निकालने जा रहे हैं जी। परेशानी होइएगा, प्लस माइनस के साइन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं प्लस माइनस के साइन से, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको भी कॉपी करना चाहो तो पहले कॉपी कर लो, बजाय इसके कि ये बिगड़ जाए। ओह माय गुडनेस। मैं चाह रहा हूँ फॉर्मेटिंग ना हिले। 1.75 नहीं था, कितना था लॉस हमारा? 2.25। ठीक है जी, फाइनली कंक्लूड करते हैं इसको बस। ठीक है जी, बात समझ आ गई। चलें जल्दी जल्दी फाइनल करते हैं हम। नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड। कितना था वो एक्चुअल इंटरेस्ट ऊपर निकाला था ना यार हमने, FRA में निकाल चुके हैं ना। 2800,000। अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्ट इंक्रीज टू। इंटरेस्ट डिक्रीज टू 2%। इसमें भी अब देखेंगे, इत्तेफाक से आंसर सेम ही आएगा। 2800,000 हमारी कॉस्ट है। इसमें से गेन और लॉस को गेन लेस करेंगे, सही है ना, क्योंकि गेन एक्सपेंस है, ओ गेन है इनकम है, एक्सपेंस को कम करेगा। ठीक है ना, और लॉस जो है ना वो हमारा एक्सपेंस है, वो बढ़ाएगा एक्सपेंस। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ रही है। अब आप देखें कितनी आ रही है। अच्छा 28 नहीं है, 1200 है। ये ना 1200। ये रही। तो आप देख रहे हैं, मजे की बात देख रहे हैं आप, दोनों में कॉस्ट क्या आ रही है। ये खूबसूरती है दोनों की, FRA की भी और इसकी भी। इसकी FRA की भी, और ये क्या कहते हैं इसे, इसकी भी क्या कहते हैं इसे,
फॉरवर्ड की भी, ये बिल्कुल बराबर आ जाता है आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई। इफेक्टिव रेट निकाल लें हम। आप आपको इफेक्टिव रेट निकालना आता है। सही है, नेट कॉस्ट हमने निकाल ली है। इफेक्टिव इंटरेस्ट का तरीका आपको पता है, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तरीका तो मौजूद है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। 2100, दोनों केस में 2100 है। निकालें कितना आ रहा है इफेक्टिव रेट भैया, 5.5 आ रहा है। चलें, अब ऑप्शन रह गया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। कुछ बात समझ आई, मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? जवाब दें। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये लग रहा है। हम्म। इट इज फाइन। बस अब ऑप्शंस रह गए, फिर खत्म कहानी है। क्लियर है बात हमें? अच्छा जी। चलें, ऑप्शंस करके हम एंड करते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज। कुछ नोट कर लेते हैं हम जरा। जैसे फ्यूचर यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। थोड़ा सा आउटलुक बेहतर लग रहा है मुझे इस बार। अगर बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है प्रीवियस वर्जन सॉफ्टवेयर के और इस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर में। पुराने क्वेश्चन भी इसीलिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि रेलिवेंट नहीं होंगे, जो हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किए हैं। आई थिंक दे आर गुड। ठीक है जी, आगे बढ़े। है जी। ठीक है, मैं इसको जरा क्रॉप करके ओके कर दूं। ठीक है जी, बात समझ आई। इफेक्टिव रेट 5.5% आ रहा है। इंटरेस्ट रेट हेजिंग की हमारी दूसरी जो थी वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट ऑप्शन वाला करके क्लास को और सवाल को भी एंड करेंगे। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। क्या करेंगे जी? बहुत ही करीब आ गए हम सोल्यूशन के। एंड करने जा रहे हैं चीज़ों को। इंटरेस्ट ऑप्शंस के लिए इन्होंने हमें डेटा दे दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओटीसी ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 95 है, कॉल पुट दिया हुआ है, हमें पता है पुट ऑप्शन यूज होगा। तो शुरू का सारा सिस्टम वही कॉपी कर लेंगे जो ऊपर था। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का फायदा ये है कि कॉपी पेस्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो ये जो पूरा है सेटअप वगैरह होता है यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है।
कि एज इट इज रहेंगी सारी चीजें? स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। स्टेप वन जो है वो हमारा स्ट्रेटेजी है पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन नहीं पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। वही राइट, बाय सेल ना बायलेटर से निकला है। चॉइस जून कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, इसमें भी जून की दी हुई है, हाँ हम एज्यूम करेंगे जून की है ये, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो ओके था। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी कोई मसला नहीं, 5 लाख की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल जाएंगे। आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना चाहो नहीं निकालना चाहो, आई थिंक कोई मसला नहीं है। अब सवाल ये लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि सेम ही लगते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ना भी निकाल तो कोई मसला नहीं है। अब लास्ट बस एंड करने जा रहे हैं कि क्या करें जी। ये ऑप्शन में क्या करते थे, याद करें जरा प्लीज। ऑप्शन में क्या तरीकेकार होता था? ऑप्शन को फ्यूचर से कंपेयर करते थे, क्योंकि हमें पता है कि इसका नाम होता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स। दो तरीकों से मैं करा सकता हूँ आपको, जो तरीका अच्छा लगे आप पेपर में फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम देखते थे वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज और नॉट। प्लीज गौर से देखिएगा इसको, प्लीज फिर करके खत्म करें। हाँ जी बताएं, आप बताएं ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, थोड़ा आप लोग भी अपना फीडबैक देना मुझे यार प्लीज। क्या लगता है आप? हम्म। कैसे चेक करते थे? कैसे चेक करते थे? शाबाश, ट्राई करें। हम्म। दो तरीकों से कर सकते हैं इसको भी अगेन। पहले नॉर्मल तरीके से देखते हैं, फिर इसका एक शॉर्टकट बताएंगे, इसका भी शॉर्टकट बताएंगे आपको, ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू, कॉपी कर लेते हैं जरा। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अच्छा, ये एक्सरसाइज प्राइस के, ये ख्याल है कि पुट ऑप्शन दो तरीकों से करा रहा हूँ। पहले जरा एक तरीका देख लें, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, गौर करिएगा प्लीज। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 95। ठीक है सुनिएगा, पुट ऑप्शन है, यानी कि अगर ऑप्शन मार्केट में बेचने जाएंगे तो 95 का बिक जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन मार्केट में बेचने जाएंगे तो 95 का बिक जाएगा। जिसको कंपेयर करते थे याद करें, किससे कंपेयर करते थे? फ्यूचर प्राइस से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर होता है अक्सर। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, मसला नहीं है यार। ऐसा ही दिसंबर 23 में बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो सवाल आया हुआ है यार, पता नहीं ये एग्जामिनर ने इतना आसान सवाल कैसे दे दिया, मुझे लग यकीन नहीं आ रहा। पेपर बैलेंस करने के लिए शायद दे दिया हो। खैर, फ्यूचर प्राइस कितनी है? अगर रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 6% पे चले जाता है, तो फ्यूचर प्राइस कितनी है? 93.95। और अगर 2% पे चले जाता है तो कितना है? अब आपसे मेरा सवाल है, ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें? सॉरी। हाँ, ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें भाई? अरे यहाँ क्यों जा रहा है ये? वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज और नॉट, सोचें, जवाब दें। हाँ या ना में जवाब देना है खाली आप। गलत दे दें, मैं पेपर में गलत नहीं करिएगा, अभी गलत हो जाए मसला नहीं। जी, शेयर के थ्रू पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आसान कर देता हूँ, मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ, राइट टू सेल, यानी कि मैं सेल करूंगा 95 का। कितने का सेल करूंगा? 95 का। ऑप्शन मार्केट में मेरे पास इख्तियार है कि मैं 95 का सेल कर सकता हूं। पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है? राइट टू सेल। मैं 95 का बेच सकता हूं, ये मेरे पास इख्तियार है। फ्यूचर मार्केट में 93.95 आ रहा है। मुझे बताएं, मुझे महंगा बेचना चाहिए या सस्ता बेचना चाहिए? जवाब दें, महंगा बेचना चाहिए या सस्ता बेचना चाहिए? इसी तरह देखते थे ना,
पुट ऑप्शन राइट टू सेल होता है, महंगा बेचना चाहिए। महंगा कहाँ है? एक और तरीके से भी कराऊंगा मैं, पहले ये समझ लो। महंगा कहाँ है? यहाँ पे। तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? नहीं, उल्टा कह रहे हैं नाना, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। मैं एक और एंगल से भी प्रूव करूंगा अभी आपको। देखें, अब इसको आप पहले ऑप्शंस की लैंग्वेज में समझ लें, फिर मैं इसको इंटरेस्ट रेट की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर। पहले आप ऑप्शंस की लैंग्वेज में समझ लें, फिर मैं इंटरेस्ट रेट की आसान लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। मैं चाह नहीं रहा कि वो डिसिप्लिन ब्रीच हो, कि मैंने कहा कि जी महंगा 95 है ना, तो महंगा कहाँ है? ऑप्शन में। एक्साइज प्राइस तो ऑप्शन की होती है। मेरी बात समझ आ रही है? एक्साइज प्राइस तो ऑप्शन की होती है। हाँ, मगर दूसरे केस में क्या है कि महंगा कहाँ पे सेल होगा? महंगा एक्सरसाइज प्राइस पे सेल नहीं होगा, महंगा ऑप्शन पे सेल नहीं होगा, महंगा एक्सरसाइज उधर सेल होगा। कंट्रोल भी चलना बंद हो गया जी। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। मैं अब आपको एक और एंगल से बताता हूँ, चलेंगे थोड़ा मुश्किल लग रहा है अगर, तो मैं आपको एक आसान एंगल देता हूँ। आसान एंगल देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि, गौर से समझिएगा, 100 - i याद है किसी को? 100 - i याद है किसी को? 100 - i। हाँ, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है 95, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है कि 5% इंटरेस्ट छुपा हुआ है। एग्री करते हैं? 100 - i। क्या ये बात समझते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस 95 का मतलब है कि 5 रुपये, 5% का इसमें इंटरेस्ट छुपा हुआ है? प्लीज मुझे कंफर्म करें यार, ये 5% वाली बात समझ आ रही है? प्लीज यार, खत्म हो रही है क्लास में, 5-10 मिनट रह गए मुश्किल से यार। क्या आपको ये बात समझ आती है कि 95 का मतलब 100 - i की एंगल से बात की जाए तो इफेक्टिवली इसके पीछे 5% रेट छुपा हुआ है? ठीक है, चलो गेम आसान हो गई। अगर एक्चुअल रेट 95, अगर ये 5% है और बाद में स्पॉट रेट 6% हो जाता है या 2% हो जाता है, मुझे बताओ आपके हक में बेहतर है? अगर मार्केट में रेट चल रहा है 6 और ऑप्शन कह रहे हैं 5, कौन सा सूदी रेट बेहतर है? सूद हराम है और अल्लाह रसूल की जंग है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हमने खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, मगर आप इस एंगल से देखो, सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पेपर पास करने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए हम इसलिए करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे बताओ कि क्या लग रहा है, कहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कम है, कहाँ पे सूद का रेट कम है? तो मुझे बताओ, ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या ना करूं? बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें? ये ज्यादा आसान एंगल है वैसे, दोनों आने चाहिए। और इथे 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 दूसरी जगह क्या कहते हो? इथे इथे ऑप्शन का रेट आ रहा है 5, मार्केट का रेट आ रहा है 2, तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने का है भाई, नहीं करना है, एब्सोल्युटली नॉट। बात समझ आती है? तो रेलेवेंट रेट क्या हो गया? तो चंदा रेलेवेंट रेट क्या हो गया? तो चंदा रेलेवेंट रेट क्या हो गया? यहाँ पे रेलेवेंट रेट हो गया 5% प्लस 1%, क्योंकि 1% याद होगा आपको, 1% का याद आ रहा है? 1% याद आ रहा है? 1% क्या था? प्रीमियम था ना यार, प्रीमियम हेज में नहीं आता ना, याद है? पहले बता चुके हैं बहुत पहले लेक्चर्स के दौरान कि ये जो प्रीमियम होता है ये स्पेसिफिक होता है, ये आखिर में आता है, ये हेजिंग के जमरे से बाहर होता है, मगर जब मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालूंगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा। शकील बात समझ आ रही है आपको? हमाद बात समझ आ रही है आपको? हनान बाजवा आज भी क्लियर? अल हमाद क्लियर है आप? जी। तो 6% रेलिवेंट रेट हो जाएगा भैया। और इधर रेलिवेंट रेट क्या हो जाएगा? इधर बराबर में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया आपने, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो हम मार्केट में जाएंगे, ऑप्शन को लेफ्ट होने देंगे, फेंक देंगे, साइड में कर देंगे, फाड़ के रख देंगे, ऑप्शन को साइड में कर देंगे, टर्न कर देंगे। वी डोंट नीड दिस टिकट, वी डोंट नीड दिस ऑप्शन एनी मोर। क्या ये बात समझ आती है यार? क्या ये बात समझ आती है? प्रीमियम आ जाएगा इसमें, कितने परसेंट प्रीमियम? कितने परसेंट प्रीमियम? 0.6। मेरी बात समझ आ रही है? कितने परसेंट प्रीमियम? 0.6।
मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ यार, मैं लंबी कहानी करने के मूड में नहीं हूँ यार। करना चाहो लंबी कहानी कर लो, मगर मैं मूड में नहीं हूँ अभी। 0.6% है, सॉरी। नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पे। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? कंट्रोल भी चल गया, मुंह से चलता है। क्लियर है? आ जाओ भाई सेव। ठीक है जी, अब फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं, समरी बना लेते हैं, फाइनली एक समरी बन जाए। समरी बना लेते हैं। अगर हम हेज नहीं करते और रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो कंक्लूजन भी देना है ना। तो क्या होगा? और रेट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? बस समरी बना के खत्म करेंगे बस। अगर हम हेजिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा भाई? तो हमारा रेट हो जाएगा 6+1, 7%। एग्री करेंगे? और यहाँ हो जाएगा 3। एग्री करेंगे मुझे कंफर्म करें। अगर हम हेजिंग नहीं करते तो 7% हो जाएगा, 6+1, क्योंकि एक्चुअल रेट 6 हो गया है। और अगर हम हेजिंग जो है वो क्या क्या नहीं करते और रेट गिर जाता है 2% में, तो ये 3% हो जाएगा विद हेजिंग से यार। एफ आर ए से क्या आ रहा है आंसर? एफ आर ए से सेम आया था मेरे ख्याल से, दोनों जगह सेम आया था। 6% आया था दोनों जगह से, 6 6 6 आया था। फॉरवर्ड से कितना आया था? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से सब कितना आया था? 5.5 आया था ना मेरे ख्याल से, 5.5%। ये रहा, 5.5। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन से कितना आ रहा है? इंटरेस्ट रेट ऑप्शन से कितना आ रहा है? अभी निकाला ना हमने यार। 6.6 और 3.6। डबल क्लिक से मैं चला रहा हूँ। अब बताएं क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा? क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इस समरी से? हम्म। बताएं, जवाब दें। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? इंक्लूड हाउ कैन एज। तो हम ये कहेंगे कि कौन सी एजिंग बेस्ट है, बस लास्ट करके खत्म करें। कौन बेहतर है? उससे कम कहाँ आ रहा है? और विदाउट एजिंग बेहतर है या? और हेजिंग में ही सबसे बेहतर ये है। इसलिए विदाउट एजिंग बेहतर है अगर रेट कम हो जाता है तो। लॉजिक है ना यार, ऑप्शन आप लेफ्ट होने दोगे। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, जो कि सवाल में नजर भी आ रहा है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। देन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स प्रोवाइड लीस्ट कॉस्ट हेजिंग ऑप्शन। हेजिंग ठीक है। हाउएवर इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड एफ आर ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकती? कांट, मे नॉट बी एबल टू, मे नॉट बी एबल टू, मे नॉट बी एबल टू क्या? obtain benefits from reduction in interest rates। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का बेनिफिट नहीं, विच कैन
ओनली बी पॉसिबल इन केस ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ। ऐसा ही थोड़ी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी ना यार, जो मेरे ध्यान में आ रहा है मैं लिखा जा रहा हूँ। एग्री करते हैं, साथ में बुराई भी कर दी, साथ में बुराई भी कर दी। इंटरनेट फ्यूचर अच्छा तो है, मगर बुराई ये कर दी कि अगर रेट रिवर्स कर गए तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो फिर ऑप्शन में बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? सवाल कैसा था, ईमानदारी से बताइएगा। मुश्किल था आसान था? हम्म। क्या कहते हैं आप? सवाल मुश्किल था आसान था, क्या लगता है आप? पकड़ लेंगे पेपर में आएगा तो। हाँ जी, पेपर में आएगा तो पकड़ लेंगे, पिक कर लेंगे। कैसा लगा सेशन आज का आपको? इन सेशन से फायदा हुआ है? जो मैंने कुछ सोल्यूशन तो आईकेप के अवेलेबल थे वेबसाइट पे, क्लास में कराने से कोई फायदा हुआ है वैसे? ईमानदारी से बताएं कि 5वां आज हमारा सेशन था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सवाल सॉल्व किया है। हम्म। अच्छा रहा? क्योंकि यार मैं बस ये समझता हूँ कि पेपर का जो पैनिक है ना यार, वो उसका कोई नेमो बदल नहीं है, लेकिन साफ सी बात है वो प्रैक्टिस से ही है लो। मैं जितना वैल्यू ऐड करना कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि यार कर दूँ आपके पास। बाकी आई रियली नो कि यार इट्स नॉट एन इजी टास्क, पेपर में बातें करना मुश्किल होता है, यहाँ बातें करना बहुत आसान होता है। ठीक है, पेपर का अपना एक प्रेशर होता है, मगर यार हम एक अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना। और मैं एक इंप्रेशन बार बार ये देना चाह रहा हूँ कि यार चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होगा, हो भी गया होगा कुछ लोगों को तो, कि यार इम्पॉसिबल कुछ नहीं था। तो ठीक है, पेपर में कुछ नहीं हुआ, बैड सीन हो गया, कोई मसला नहीं, बैड डे आ जाता है। कल हमारी टीम पे बैड डे आया, क्रिकेट टीम पे। वी लॉस्ट वन वेरी क्रूशल मैच विद अ बिग मार्जिन। टूर्नामेंट से बाहर आने के लाले पड़ गए हमें, मतलब ऑब्वियसली। तो बैड डे कभी भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, हालांकि हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ जो कासा टूर्नामेंट खेले थी सीए का। अलहमदिल्ला 2 साल से हम लोग चैंपियन थे, 2022 2023। कि हमारी टीम चैंपियन रही, इस बार भी हॉट फेवरेट थी, बट हो जाता है, बुरा दिन आ जाता है इंसान का। बट पॉइंट यही है कि यार मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि अपना बेस्ट लगाएं और अच्छी अच्छी तैयारी के साथ जाएं कि प्रॉब्लम ना हो। बाकी अल्लाह मालिक है जी, हम अपना बेस्ट देंगे और लेट्स सी क्या होता है। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? इसका मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, पीडीएफ इंशाल्लाह बनवा के मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ी सफाई फाई करनी है पीडीएफ की मुझे, और मजीद मुझे लग रहा है। मैं इंशाल्लाह इसको जल्द शेयर करता हूँ, आप लोग बेफिक्र हैं। इंशाल्लाह इसको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी ये है कि प्लीज़ यार मेहनत जारी रखें, देखें टाइम कम रह गया, और कोशिश करें कि यार चीज़ें जो है ना बस अब फिनिशिंग पे जाएं। बहुत कम टाइम रह गया है, और अप्रोच यही है कि आप पहले एक ग्रैंड रिवीजन करें, तगड़ा रिवीजन करें, तगड़ा रिवीजन करें, अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ईयरली पेपर, टाइम वाइज पेपर सॉल्व करें, प्रॉपर टाइमर लगा के। मेरे सोल्यूशन 2022 से लेकर ऑनवर्ड सारे अवेलेबल हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी फंसे हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो बिल्कुल उनको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, चले मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं यार। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आते हैं तो लाइव क्लास में जान होती है, आप लोग आते हैं तो फिर मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। आप लोग आते हैं तो ये सेशन पॉसिबल होते हैं। सीरियसली यार, वन साइडेड रिकॉर्डिंग ना वो मुझे लगता है कि इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकेगी बीओडी में। आप लोग का फीडबैक होता है, आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, सीरियसली। बाकी सोल्यूशन अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है मेरे वैसे। बाकी मैं इसका पीडीएफ वर्जन जो जिसमें ये पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर सारा आप देख रहे हैं, ये सारा हमने अलहमदिल्ला अपने सेशन में कवर किया है। ये सारा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ जल्द शेयर कर दूँ, मुख्तलिफ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और पब्लिक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग की बहुत एफर्ट है। और प्लीज़ यार पेपर्स करीब हैं, मेहनत भी करें और अपने वालिदैन की दुआएं ज़रूर लीजिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट। कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ, आपको पता है। मैसेज करते हैं आप लोग, हो जाता है काम। मगर ये है कि लेट्स सी, अब टाइम कम रह गया। सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी आपके सामने है यार, हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे कराई गई। पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पेपर मैंने इसीलिए सॉफ्टवेयर पे करा दिए थे, मुझे आइडिया था। और सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, आप पुराने सोल्यूशन भी देखोगे ना, सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट मोरलेस सेम ही है। ठीक है, चलें यार, यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी, फिजिकल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दीज सेशंस। आपको ये बातें समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो यार और लोग जो बीएफडी दे रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पता नहीं किसका जो है वो भला हो जाए हमारी इस छोटी सी एफर्ट से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।